जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए अपना मैथ और साइंस का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में अपनी मैथ की एक रिवीजन सीरीज है। ठीक है, ये रिवीजन की एक पूरी मैराथन है जिसमें लगभग हम लोग 1 से 1.5 घंटे के बीच में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और साथ ही साथ हम लोग इनको आसान तरीके से कम टाइम में कैसे करना है, पेपर में कैसे करना है, उन चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग हर टीचिंग एग्जाम को अच्छे से कंप्लीट करते हैं विद शॉर्ट नोट्स। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों से बतानी है कि जो लोग अभी तक माइंड मैप की क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप माइंड मैप को जरूर देख के जाइएगा। पेपर में 4-5 माइंड मैप है, आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपके माइंड में छप जाएगा, उसको जरूर देख के जाना। मैं लिंक को इसमें पिन भी कर दूंगा, वैसे आप चैनल पे अगर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कह रहा है भिन्न दे रखा है 1 2 3, इनमें से पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः क्या होंगी। ठीक है, तो देखिए इनको कैसे करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए पहला भिन्न आपको दे रखा है आपको 1/75, उसके बाद आपको दे रखा है 2/149, अगला है आपका 3/224, अगला आपको दे रखा है 4/299, उसके बाद दे रखा है 6/449। ठीक है ना। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना। ठीक है, क्या करते हैं, तीर कहाँ से चलती है, नीचे से ऊपर की तरफ। देखिए इसका गुणा इसके साथ कीजिए, इसका गुणा इसके साथ कीजिए, जो तीर का नोक है ना उसको लिख करके यहाँ लिखिएगा और ये वाला रिजल्ट देगा इसका। जैसे देखिए अब लेकिन एक चीज़ और आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा आसान तो लगेगा, लेकिन ये नंबर इतने बड़े बड़े हैं कि गुणा करने में ही टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए जैसे यहाँ 149 दिया है ना, आप इसको इमेजिन करके चलो कि ये 150 है, तो 150 का गुणा 1 में करोगे, लेकिन एक कम था तो 1 कम कर दीजिए, तो ये 149 तो आ जाएगा। चलो ये तो 1 से गुणा था, ये 149 आ गया आपका। अब 75 दूना 150 होता है, 150 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों में जो बड़ा होता है वही हमारा भिन्न बड़ी होती है, उधरी साइड की भिन्न बड़ी होती है। तो ये देखिए राइट वाला बड़ा है तो आपकी राइट वाली भिन्न बड़ी हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। इनमें से कौन सी भिन्न आपकी बड़ी होगी, 2/49 वाली भिन्न, कितना 2/149, ये वाली भिन्न आपकी इन दोनों में बड़ी हो गई। अब हम लोग इसकी तुलना इसके साथ करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे नहीं, देखो दिमाग से करेंगे। इसका जब गुणा करोगे तो देखिए ये 224 है, 224 को इमेजिन करके चलो कि ये 225 है। ठीक है ना, तो 225 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 का 400, 25 का 50, 450 आ जाएगा ये इधर। ठीक है, इधर वाली चीज आपका 450 आ जाएगी। ठीक है, ये पेपर में ऐसे करना है, ये मैं बता रहा हूँ, बाकी सिखा तो मैं रखा हूँ। ठीक है, 450 आ गया यहाँ से। ठीक है, और 2 कम हो जाएगा, देखिए क्यों कि तो 448, देखिए 2 आप बढ़ा के माने, 1 बढ़ा के माने थे, उसको दुगुना करेंगे तो 2 बढ़ गया होगा, इतना आ गया। अब 149 को 150 मान के चलो, तो 150 तिया कितना होता है, 15 तिया 45, 450 आएगा। ठीक है ना, ये आया था। अब ये देखिए कितना बढ़ेगा, इसमें ये कितना ज्यादा लिखा है इसने, आपने 3 गुना ज्यादा लिखे, एक बढ़ाया था, ये 149 को 150 लिखा था ना, तो 1 नंबर बढ़ा था, 1 नंबर का 3 बार बढ़ोतरी हुई है, 3 बार तो 3 नंबर बढ़ गया। तो ये इसका मतलब 150 में 3 ये एक्स्ट्रा था, तो 3 इसमें से कम करोगे, ये भी ये 450 आया था ना, हाँ 450 में 3 कम करोगे, यहाँ 3, यहाँ 450 में केवल 2 कम करोगे, तो जिसमें कम कम होता है बराबर में से वही बड़ा होता है। तो ये देखिए फिर ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो गुणा भी इस तरह से करना है, अप्रॉक्स लेकर के। अब इन दोनों का तुलना कीजिए जरा, देखिए अब देखिए ये आ जाएगा आपका, ये 2 से गुणा करना, ये 299 को आप मान के चलो कि ये 300 है, एक ही तो कम है ना, तो 3 दूनी 600 के लगभग ये आएगा, 600 लेकिन आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 कम है तो 2 कम कर लेंगे, 598 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसको 150 मान के चल रहे थे, 150 का 4 गुना करेंगे, 15 चौका 60। ठीक है ना, 15 चौके 60, ये भी 600 बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये 1 बढ़ा है तो ये 4 गुना बढ़ा है, लेकिन ये 2 ही गुना बढ़ा था, तो यहाँ पे केवल 2 घटेगा और यहाँ 600 में से 4 घटेगा, तो अब बड़ा रिजल्ट यही देगा। अभी भी आपकी यही वाली भिन्न बड़ी है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को।
अब इसका तुलना हम लोग क्या करेंगे, किससे करेंगे, लास्ट वाली भिन्न से कर लेते हैं। चलो अब देखिए ये 449 है, तो आप मान के चलो कि ये 450 है, गुणा करना आसान हो जाएगा। 450 का 2 गुना करोगे इधर 2 के साथ, ध्यान से बात सुनना मेरी, 450 का 2 गुना करोगे तो 4.5 दूना कितना होता है, 400 का 800, 50 दूना 100, 900 ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 900 आएगा, आप 2 माइनस करोगे क्योंकि 2 गुना किया गया है। अब देखिए यहाँ पे 149 को आपने 150 मान के चला है, तो 15 छक्का 90, ये भी 900 बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक को 6 गुना बढ़ाया गया, तो यहाँ पे एक जो है लगभग 6 बार माइनस होगा, ये बड़ी संख्या यहाँ माइनस होगी, यहाँ छोटी संख्या माइनस होगी। तो बराबर में से देखिए 900 में से कम माइनस करोगे तो यही वाला बड़ा रहेगा, तो अभी भी आपकी यही भिन्न बड़ी है। तो सबसे हमने तुलना कर लिया, हमारी कौन सी भिन्न बड़ी आई, 2/149 वाली भिन्न सबसे बड़ी आ गई। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर ऐसे आप लोग क्वेश्चन करेंगे पेपर में, अभी तो मुझे समझाना था, आप लोग बहुत टाइम बचा पाएंगे, आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितना टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए उसने सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछा था, सबसे पहला आपके आंसर में सबसे बड़ी दिखनी चाहिए। देखिए 2/149 यहां नहीं है, कट गया, 2/149 ये आंसर हो सकता है, 4 दे रखा है, 6 कट गया। देखो इसके बाद आपको सबसे छोटी चेक करने की भी नौबत नहीं आई और बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर सबसे छोटी चेक करना होता तो यही काम इसको पकड़ के फटाफट से करते, लेकिन उससे पहले मैंने जब भी आपको पढ़ाया है, आपसे कहा है कि जब भी आप कंपटीशन के एग्जाम दो तो एक नजर अपने ऑप्शन पे जरूर मार लेना। ठीक है, कितने रिपीट हो रहे हैं, यूनिट डिजिट क्या है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आई होप ये वाले टाइप के क्वेश्चन आप कभी नहीं गलत करोगे और कम से कम टाइम में करके आओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ है। देखिए अगर एलसीएम और एचसीएफ आपसे डायरेक्ट पूछता कि केवल एलसीएम बता दो या केवल एचसीएफ क्या होगा 2 नंबर के, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑप्शन से जाइएगा। ठीक है, ये देखिए एक मैराथन क्लास है और फुल रिवीजन करना है, तो इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ में क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर सारा कराऊंगा, सब रिवाइज कराऊंगा। आप लोग बस बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए अगर कहता है कि केवल एलसीएम 2 नंबर दे दिया, कहेगा एलसीएम फाइंड करो, तो ठीक है, उसके बाद या एचसीएफ फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, एलसीएम के लिए ऑप्शन से जाना है। जब केवल कहेगा तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट करना जो सबसे छोटा, उठा के चेक करना, जितना जो दिया है सबको जो काट रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से करना, तब जब ऐसा केवल एलसीएम पूछ ले या केवल एचसीएफ पूछ ले। लेकिन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे कुछ और पूछा, ये तो बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 767 और 2773 का एलसीएम उनके एचसीएफ का के गुना है। अब देखिए एक ऐसा नंबर दिया है जिसका फैक्टर ही आप लोगों से जल्दी नहीं होने का। ठीक है, ये दे रखा है और 2773 ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो देखिए कुछ इसमें कॉमन मेथड लगाओगे, अगर ट्रिक से जाओगे एलसीएम वगैरह निकालना तो वो और ज़्यादा टफ पड़ जाएगा आपको, तो उससे आसान होगा इसका फैक्टर करना। अब देखिए फैक्टर क्या कैसे होगे, ये नंबर देखिए ना तो 2 से कटने वाला, इकाई अंक 2 नहीं है, 3 से भी नहीं कट रहा है क्योंकि 7 7 14 6 20 होता है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, ये 7 से भी नहीं कटेगा, ये आपका कटता है 13 से। ठीक है, 13 से काटेंगे, 13 13 13 26 13 13 चौके 52 13 25 65 13 6 78 हो जाता है, तो ये 5 बार में चला जाएगा 65, और यहाँ पे 1 बचेगा, 11 बचेगा, 117, 13 9 117। ठीक है, यही तो बचेगा ना, 65 और 5 और 1 11 117 हो गया, 13 9 117 होता है। अब ये 59 का भी कोई फैक्टर नहीं होता, तो इसका दो फैक्टर आपके आ गए, 13 और 59, तो ये हमने इसका फैक्टर निकाल लिया। अब देखिए इसका फैक्टर निकालना है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, 2773। एक चीज तो हमें पता है कि इस जो 13 और 59 आया, इसमें से कोई ना कोई एक फैक्टर इसका जरूर बनेगा, क्योंकि अगर प्रश्न बना है तो एक कॉमन तो जरूर आएगा, तभी तो इसका एचसीएफ पॉसिबल हो पाएगा। एचसीएफ तो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर होता है, ऐसा तो कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा कि जो कोई कॉमन ना हो। तो एक फैक्टर 13 हो सकता है या 59 हो सकता है, कोई ना कोई आपका जरूर आएगा, तो आपको चेक करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो पहले 13 से चेक कर लो। देखिए 13 से ये जाता है क्या, 13 दूनी 26, 1 बचा 17, 13 कम 13, 4 43, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 से नहीं कट रहा है, तो एक ही बचा, ये कटेगा आपका किससे, 59 से कटेगा। ठीक है ना,
59 से, उससे भी पहले 47 से कटता है, 47 और 59, तो इससे काटेंगे तो ये आपका आता है 47, या फिर इसको यहाँ रख के इसको यहाँ काट सकते हो। अब मैंने तो तरीका बताया तो उस हिसाब से आपको यहीं से पकड़ में आ जाएगा कि एक आपका 59 आएगा, ठीक है, आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसके दो फैक्टर जो बन जाएंगे, एक 47 बन जाएगा आपका, देखिए 47 बन जाएगा, एक 47 बन जाएगा और एक बन जाएगा आपका 59। बात समझ आ रही है ना, क्यों इसका हमने पकड़ पाया कि एक 59 ही होगा, क्योंकि एक ना एक तो कॉमन होना चाहिए दोनों नंबर में, तभी तो आप बोल पाओगे कि ये इसका HCF है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो ये आ गया, क्योंकि ये थोड़ा कैड़ा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आया हुआ आपके, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों को फैक्टराइज करने के बाद देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे फैक्टर ये हो गया, वैसे ये गुणा में लिखा जाता है, गुणा में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका HCF बताओ कितना आ जाएगा, बातों पर ध्यान देना मेरी। HCF आपके सामने आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो 59 आ जाएगा, इसका HCF 59 इसका HCF आ जाएगा। और LCM क्या होता है, LCM में सब कुछ आ जाता है, बस रिपीटेशन नहीं अलाउड होता है। तो इसका LCM जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 13 गुणा 59, एक बार आएगा, रिपीट नहीं करोगे। यहाँ पे 47 आ गया, ये आ गया ना, बात समझ गए यहाँ तक। अब हमने LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। ये कह रहा है LCM उनके HCF का K गुना है, तो K का मान पूछा है, तो LCM जो है आपका ये बराबर है K टाइम ऑफ HCF। HCF कितना है 59, तो देखिए K निकालना है, 59 से 59 कट गया। अब K आपको चाहिए 13 गुणा 47 बराबर K। तो क्या आप क्या करने जाओगे, इसको गुणा करोगे क्या, नहीं, इनको गुणा क्यों करोगे पूरा। आपको मैंने बोला है क्वेश्चन करते ही देख लीजिए यूनिट प्लेस, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 7 त्रिक 21, लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में एक ही जगह है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी कितना 611 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। समझ पा रहे हो आप लोग ना, इस तरीके से अगर करोगे तो टाइम भी बचेगा और करेक्ट आंसर आने के भी 99.9 केसेस में चांस होंगे, कोई गलती नहीं आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज मैं पूरा बिल्कुल ही पेपर 2 की जितनी भी मैथ आ रही है सब आप लोगों के सामने एकदम से क्लियर करने वाला हूं। बस आप लोगों को एक काम करना है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है हमसे, यदि इतना को भाग कर रहा है इतने से, जो कि बराबर हो रहा है इतने के, तो आपसे पूछ रहा है x का मान पूछ रहा है, ठीक है भैया। चलो x का मान निकाला जाए। देखिए पहला आपको दे रखा है -3/4 की घात -3 है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, माइनस उल्टा कर देंगे तो घात प्लस हो जाएगी, 4/3 की घात अब +3 हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये भाग का साइन अभी रहने दो, अच्छा भाग का साइन है ना, तो इसको गुणा में बदलिए। जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो अनुपात जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है ना। तो माइनस तो रहेगा ही, 4/3 था तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसकी घात आपकी आ जाती है 7, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने की। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, चलो करते हैं आगे। ये आ गया। अब फर्दर राइट साइड में क्या आएगा, देखिए घात की घात होती है तो गुणा हो जाता है, तो 4 दूनी 8, इधर आ जाएगा -4/3 की घात 8 इंटू 3/4 की घात आपका कितना हो जाएगा 5x + 2 जो दे रखा है। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं पेज को, रुक जाइए। थोड़ी सी जगह हो जाए इसमें, 1 सेकंड बस, चलो इधर ही लिख लेता हूं, कोई नहीं, छोटा करके यहां से रिमूव करता हूं मैं, थोड़ा सा जगह लेने के लिए मैं नीचे लिख देता हूं। ये बराबर वाला साइन यहां लिख रहा हूं, समझते जाइए, क्वेश्चन जो ध्यान से देखेगा वो समझ जाएगा। चलो अब इसको मैंने कितना लिख दिया, -4/3 की घात आपका हो गया ये 8 गुणा में 3/4 की घात आपका जो दिया है 5x + 2, ये आ गया ना, ठीक है। चलो लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है इसको चेंज भी नहीं करते तो भी अपना काम हो जाता। देखिए ये 4/3 है, ये 3/4 है, तो इसको भी मैं 3/4 बना देता हूँ। 3/4 बनाओगे तो ये फिर से माइनस वाली चीज आ जाएगी, तो -3/4 की घात ये फिर -3 हो जाएगा, गुणा यहाँ पे भी आ जाएगा -3/4 की घात कितना 7 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई किसी को, ठीक है। अब देखिए आधार दोनों को सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये आ जाएगा -3/4 की घात 7 में से 3 चला गया तो
4 बचा, राइट साइड में आपका कितना बच जाएगा, इधर आ जाइए फोटो, देखिए राइट साइड में आपका कितना बचा है, ये देखिए है -4/3 है, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं करता हूं 3/4, तो जब आप इसको करोगे -3/4 में इसको भी लेके गए, आधार सेम करना है, तो ये 8 जो है बन जाएगा -8 और गुणा 3/4 की घात आपका कितना हो जाएगा 5x प्लस का 2, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फर्दर क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए अंदर माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर जो है इवन में है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, इन यहां पे इसको हम प्लस भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी, आंसर वही आने का। तो देखिए 3/4 इसका भी आधार हो जाएगा और इसका भी 3/4 है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो -8 प्लस 5x प्लस 2, तो ये आ जाएगा कुल मिला के आपका 3/4 की घात कितना 5x, 8 में से 2 गया -6 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर कितना है -3/4 की घात 4। अब देखिए अगर घात सम है तो ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर तो वही पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पॉजिटिव की ही पावर आप मान सकते हो, इसका मतलब ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, ठीक है, इसको भी प्लस आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 4 जो है, जब आधार समान हो गए दोनों के, तो 4 बराबर आ जाएगा 5x - 6, तो 5x - 6 बराबर अगर 4 है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 6 इधर जाके जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, 5 से इसको काट दिया आपने 2 बार में, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है ना। समझ गए क्वेश्चन को, ये देखिए लास्ट ऑप्शन इसका दे रखा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान दे करके चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को। अच्छा देखिए, एक इस तरह से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। देखिए कह रहा है कि यदि इतने 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 को जोड़ के फिर इतने से घटा दिया जाए, इतने को घटा दिया जाए, तो k माइनस इतना बराबर दिया है, तो k में से क्या घटाया जाए जिससे इसका मान जो है 2.5 आ जाए, किसका, k का, ठीक है। तो सबसे पहले ये लेफ्ट साइड को सबको जोड़ते हैं, जो दे रखा है, ये दे रखा है 2.142 और इधर फिर दे रखा है 1.102, फिर आपको ऐड करना है 0.210 ले लो, सबको जोड़ दीजिए, फिर इसको घटा देंगे, 2 2 4। वैसे देखिए आप जब पेपर में करोगे तो आप वैसे भी कर सकते हो, लास्ट डिजिट जोड़ जोड़ करके वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्लियर बता देता हूं, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है, ये क्लास ही मैंने रिवीजन कर रखी है, तो सब कुछ आप लोगों को मिल जाए। 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है, ये दशमलव आ जाएगा, 2 1 3 इतना आ गया, 3.45 आ गया। अब इसमें से कितना माइनस करवा रहा है, इतने को माइनस करवा रहा है, तो देखिए -4.124 है, और इसमें से माइनस कर दीजिए आप किसको, 3.454। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए जो नेगेटिव वाला चीज है वो बड़ा है, तो बड़े में से छोटा घटाया जाता है हमेशा, ठीक है। तो जब आप घटाओगे तो 4 में से 4 चला जाएगा 0, 12 में से 5 गया तो ये 7 आ जाएगा आपका 0, 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये दशमलव, और साइन हमेशा बड़े वाले की लगेगी, ठीक है। तो माइनस इतना आ गया, किसकी वैल्यू आ गई है, -0.670 बराबर k माइनस आपका आ गया 3.26। तो k कितना आएगा, इसको इधर भेज दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो 3.26 में से माइनस, ये माइनस है, इसको प्लस लिया है ना, ये प्लस बन गया, तो ये माइनस ही रहा, -0.670 करिए सॉल्व, इसको माइनस कीजिए तो ये 0 ही आएगा। 16 में से 7 गया 9 आ जाएगा आपका, और ये कितना है आपका 11 में से 6 गया 5 आ जाएगा आपका, ठीक है, दशमलव, और ये आपका कितना दे रखा है, हाँ 3 में से 1 चला गया तो ये बच गया 2, ठीक है। तो आपका जो k का मान आया है वो आया है कितना 2.59, ठीक है। कह रहा है कि k में से, आगे क्या कह रहा है, k में से क्या घटाया जाए, k की वैल्यू में से क्या घटाया जाए जिससे कि इसका मान जो है 2.5 आ जाए, 2.5 आ जाए। तो ये k के मान आया, इसमें से हमने मान लिया कि x को घटा रहे हैं, मतलब 2.59 में से हम लोग क्या घटा रहे हैं, x को घटा रहे हैं, ताकि हमारा k का मान जो है क्या बच जाए, 2.5 बन गया, ठीक है। अब x निकाल लो, x को इधर भेज दो, इसको इधर ले आ दो, ठीक है। तो x बराबर आपका आ जाएगा 2.590 में से माइनस कर दीजिए कितना 2.50, ठीक है। तो ये 0 9
0.0, तो ये आ जाएगा 0.09 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहाँ दिया है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन ऐसे ऐसे दे रखे हैं कि आपको पूरा डिटेल में ही सॉल्व करना है, बिल्कुल दिमाग खुला रख के, तभी आंसर सही आएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए, मैंने डिटेल में समझा दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी मैं शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को सिखाता चलूंगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर कर लूँ। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि क्यूब रूट इतना को भाग करना है स्क्वायर रूट इतने से। तो देखिए पहले क्यूब रूट क्या दे रखा है आपको? क्यूब रूट में दे रखा है 16 गुणा में 1372, ये दे रखा है। अब मैंने आपको बताया है अगर आपको इसको क्यूब रूट से बाहर निकालना है तो आप क्या करोगे, इस संख्या में देखो कि ऐसा कौन सा परफेक्ट क्यूब छुपा हुआ है। तो 16 में आप देखोगे तो 8 परफेक्ट क्यूब होता है, तो इंटू 2 हो गया। 16 को आप 8 इंटू 2 लिख सकते हो। मैंने 8 क्यों लिया? क्योंकि 8 मुझे साफ साफ नजर आ रहा था कि 2 का परफेक्ट क्यूब होता है, तो इसको हम बाहर आसानी से निकाल लेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे 2 आ गया, हो ना हो 2 का क्यूब बनने वाला नंबर होना चाहिए, जिससे ये कि क्यूब बन जाए। 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसको 8 बनाने के लिए इसमें से हमें 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 4 ले लिया। जब इसको 4 के गुणन में लिखोगे तो मतलब 4 से भाग दो इसको, तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 1 बचा 17, 4 चौक 16, 1 बचा 12, 4 तिहाई 12, ये आपके सामने आ गया। इतनी बात समझ में आई ना? अब देखिए क्यूब रूट में से 8 में से 2 आ गया क्यूब का बाहर। ये देखिए 4 दूनी 8, 8 है क्यूब रूट के अंदर, तो फिर से 2 मिल गया आपको बाहर। 343 तो वैसे ही सबको याद होता है, ये 7 का क्यूब होता है, तो 7 आ गया। तो टोटल कितना आ गया? 7 दूनी 14 दूनी 28, इसकी वैल्यू तो 28 आ गई। अब जिसमें भाग लगाना है ये दे रखा है स्क्वायर रूट, 8 गुणा 288। अब इसी तरीके से दिमाग लगाइए कि 8 है, इसका स्क्वायर रूट में, इसमें देखिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर छुपा हुआ है। तो 8 में एक परफेक्ट स्क्वायर 4 छुपा हुआ है, इसका मतलब गुणा में 2 है। ठीक है ना? अब एक चीज, 2 आ गया तो 2 का पेयर भी तो जरूर होगा दुनिया में, तभी तो यहाँ पे मिलेगा। तो इसको 2 से भाग दे दो, 1 2 ये ले लो, इसका पेयर बना दिया। तो वो कहाँ से लिया? इसमें से, तो इसको भाग लगाओ, तो इंटू 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये आ गया। अब देखिए यहां से स्क्वायर रूट से 4 से 2 बाहर आ गया, इस पेयर में से एक और 2 बाहर आ गया। 144 तो बच्चे को पता होता है, आपको भी पता होना चाहिए, 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना? तो 12 दूनी 24 दूना 48, ये आ गया 48। ठीक है ना? अब क्या करना है, इन दोनों को भाग लगाना है। तो 28/48 कितना, किससे कट जाएगा? 14 दूनी 28, 14 से थोड़ी कटेगा ये, 3 से काटे नहीं, 7 से काटते हैं। 7 चौक 28, ये 7 से कटता है, 7 6 42, 2 से काटते हैं ना, 2 से 14 बार में जाएगा, 2 से जाएगा 48, 24 दूना 48, 24 बार में, फिर 2 से काटिए 7 बार में, ये चला जाएगा 12 बार में। 7/12 जो कि सी ऑप्शन दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को मैं ये इसी आंसर आप लोगों को हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आपको बुक वाले सॉल्यूशन की तरह आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है आपको कि कैसे मैं और आसान कर सकूं, कैसे मैं कम टाइम में अपना आंसर ला सकूं। क्योंकि देखिए 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करना है, साथ में बबल भी भरना है, तो आप लोग को स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। यही एक सब्जेक्ट है मैथ और साइंस जहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो, वरना आप इंग्लिश देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए और सीडीपी देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश में 4-4 पैराग्राफ पढ़ पढ़ के आंसर ढूंढने हैं। सीडीपी के क्वेश्चन तो वैसे ही बड़ा माथापच्ची करना होता है उनके आंसर निकालने के लिए, तो इसको तो आप लोग अच्छा कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि इतना बराबर इतना है तो इतने का मान बताओ। इसका मतलब पहले y कैलकुलेट करना है आपको। तो ये दे रखा है, देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 6 y माइनस 2 चौके 8, ठीक है, प्लस का 6, नीचे आपका आ जाएगा कितना 3y और माइनस 4 और प्लस का 5y बराबर, ये 0.6 है तो इसको 6/10 लिख देता हूं मैं। ठीक है, या और थोड़ा छोटा कर लो, इसको 3/5 लिख दो, 3/5 लिख दो। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 8 में से 6 गया माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 6y माइनस 8 में से 6 गया माइनस का 2, नीचे आपका आ जाएगा 5। 1 सेकेंड, ये देखिए जब माइनस गुणा करोगे तो ये भी माइनस बनेगा और इधर ये भी माइनस ही बनेगा। देखिए यही चीजें अगर आप लोग लाइव रहते तो इतने में चिल्ला चिल्ला के बता देते कि सर वहां पे माइनस रहेगा। ये देखिए इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर, कि कई बार हमें इधर से उधर या लाइट में करते करते ना आंखों का वो हो जाता है, इस वजह से ये गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, चलो
हम अपने काम को करते हैं। यहाँ से देखिए 5y में से 3y गया तो माइनस का 2y बचा आपका, और इधर माइनस का 4 हो गया, बराबर आपका 3/5 आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। सॉल्व तो ऐसे ही कर सकते हैं, अदरवाइज जो है यहाँ से y की वैल्यू रख रख के सेटिस्फाई कराओ, वो तो और टफ बन जाएगा, उससे आसान होगा इसको सॉल्व करना। तो 5 6 के 30 माइनस 5 दूनी 10, 30y माइनस 10 बराबर माइनस 3 दूनी 6y और माइनस 3 चौके 12। y को एक तरफ ले लो तो ये प्लस आ जाएगा, तो 36y बराबर इधर कितना आ जाएगा बताइए, -10, इधर जाएगा +10, तो 12 में से 10 किया -2 आ गया। माइनस का साइन बड़े वाले का साइन लगता है हमेशा, तो ये आ गया। तो y कितना आ जाएगा, -2/36, ये आ गया y की वैल्यू। ठीक है ना, ये आ गया। अब लेकिन आपसे पूछा क्या है, उसने इतने की वैल्यू पूछा है, इसमें रख देते हैं y को, तो 9 गुणा y की जगह क्या रखे हैं हम लोग, -2/36 + 2, तो 9 से इसको काटा 4 बार में, फिर 2 से काटा 2 बार में, तो ये आ जाएगा -1/2 + 2, तो 2 में से आधा चला जाएगा तो 1.5 बचता है, जो को बी ऑप्शन हो जाएगा, 1.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके बताना कि और कौन सा आप लोगों का टॉपिक वीक है जिसकी मैं एक मैराथन और लेके आ जाऊँ। हो सकता है मैं कल जो है फिजिक्स की भी मैराथन आप लोगों के सामने देखने को मिले, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सिखा दूंगा सब कुछ। देखिए अगला क्या कह रहा है, निम्न में से x² और x के गुणांकों का गुणनफल क्या होगा, कोफिशिएंट पूछ रहा है। मैंने आप लोगों को तरीका बताया है कि सबको गुणा करके कोफिशिएंट ढूंढने मत जाओ, केवल फोकस होना चाहिए पहले x² पे। तो देखो पहले x² कहाँ कहाँ से आएगा, जब इस -x का यहाँ गुणा होगा तो क्यूब बनेगा, x² टर्म नहीं मिलेगी, यहाँ होगा यहाँ स्क्वायर बनेगा, यहाँ बन सकता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है आपका, 3x² बनेगा, तो 3 निकाल लो, यहाँ से 3 निकाल लिया आपने, +3 आएगा। ठीक है, अब इस x का यहाँ गुणा होगा तो x² वाली टर्म आएगी ही नहीं। ठीक है, इसका करके देखो, यहाँ स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी, इसका इसके साथ किया तो कट जाएगा, नहीं आएगी, यहाँ किया तो भी नहीं आएगी, तो x² का कोफिशिएंट केवल 3 मिल गया। दूसरा कह रहा है x का कोफिशिएंट ढूंढो, दिमाग लगाओ, इसका इसके साथ किया गुणा, क्यूबिक बनेगा, x वाला टर्म नहीं बनेगा, इसके साथ किया स्क्वायर बनेगा, x टर्म नहीं बनेगा, इसके साथ किया तो भी x का टर्म नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, कट जाएगा, तो पहली बार में x का टर्म ही नहीं दिखा। यहाँ सोचो इस वाले टर्म का इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो x² से एक x कट जाएगा तो x बचेगा, और 7 दूनी 14, तो यहाँ से आपको x का एक कोफिशिएंट तो मिल जाएगा, कितना 14, और इसका जब मल्टीप्लाई इससे किया कुछ नहीं बचा, केवल कांस्टेंट आएगा, इसका जब इसके साथ किया तो भी नीचे स्क्वायर आएगा, इसका भी कहीं पे भी x कोफिशिएंट नहीं आया, तो कुल मिला के आपके पास इनका जो कोफिशिएंट आया ये आ गया x² का और ये x का। उसने कहा इनका गुणनफल बता दो, तो 14 या 42, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही काम अगर आप लोग लीनियर वे में सॉल्व करते, सबको गुणा करते, जोड़ते घटाते, फिर देखते x² का कौन सा बन रहा है, x का कौन सा बन रहा है, तो भैया टाइम चला जाएगा उसमें। ठीक है ना, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें कह रहा है x² - 13 + 40 और x² + 5x - 10 और x² - 9x + 2 का 2 एक सार्वगुणनखंड है। अच्छा ये देखिए इसका जो आंसर दिया हुआ है ना, ये 2 आंसर इसके सही आएंगे, तो जो आयोग ने इसका जो है आंसर जो है इसको नेगलेक्ट कर दिया था, ये क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं किया गया था, जब ये आया था 2022 के एक पेपर सेट में था, उसमें ये फिर आंसर नेगलेक्ट कर दिया गया था। और इसको करने का हमें क्या करना है, हमें तो तरीका सीखना है। ठीक है, देखिए तरीका सीखने में हम क्या करते हैं, इस तरह से अगर कभी भी कहता है 3 दे दे 4 दे दे, पूछे आपसे कौन सा इसका कॉमन फैक्टर होगा, तो आप लोगों को सब इसको कॉमन फैक्टर नहीं निकालना होता है। ऑप्शन पे जाइए, = 0 रखिए, सारे ऑप्शन को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x आपका आ जाएगा 8, यहाँ से -4, यहाँ से आपका 10 माइनस का आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है ना, अब बारी बारी से रख के सेटिस्फाई करा लो कौन सा कर रहा है। इस पे करिए, 8 को करिए जरा, 8 8 64 माइनस 13 8 104 होता ना, 8 3 24 के 4, 8 1 कम 8 2 10 104, ये आ गया प्लस का 40। देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 64 + 40 60 40 100 104, ये देखिए कट के 0 हो रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
ऐसे इसी तरह से इसमें रखिए तो 64 प्लस 8 × 25 40, अब ये -40 ये कट गया, ये इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो ये आंसर में से हट जाएगा। तो जब भी सार्वगुणनखंड का क्वेश्चन पूछता है तो इसी तरीके से फटाफट से आपको आंसर लेके चेक करना, इसमें से कोई दो आपको मैच करेंगे, ठीक है ना। तो या एक भी हो सकता है ना मैच करे, इसमें कोई तो इशू था 38th क्वेश्चन जो था जिसका कि आंसर मैच नहीं हुआ था, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए ना, क्योंकि हो सकता है इस बार ये चीजें करेक्ट करके ऐसे क्वेश्चन दे दे। तो आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन को 0 रख के बारी बार से फटाफट से आप क्या करोगे, आंसर को निकाल के देखोगे कि कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है तीनों इक्वेशन को, वही इसका आंसर बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे इसका काम इसमें आप लोग समझिए, कॉन्सेप्ट सिखाना था क्योंकि इसका राइट आंसर मिलेगा ही नहीं इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा, 1 सेकंड का आपसे टाइम लूंगा, और अगर आप प्लीज सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, यदि 5x - 3y = 35 तथा xy = -20 है तो इतने का मान बता दो। तो देखो नजर दौड़ाओगे अगर तो कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है 25, ये 3 है, 3 का स्क्वायर दिख रहा है। कुल मिला के इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। किसका, 5x - 3y = 35 है, बोथ साइड इसकी कर दोगे आप क्या, स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने दोनों साइड स्क्वायर किया, इधर परफेक्ट स्क्वायर का रूट वो लगाना है, a² a - b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25y² प्लस 9y², यहाँ x होगा भैया, सॉरी ये x होगा, 25x² प्लस 9y² माइनस 2ab होता ना, 2 × 5 = 10, 3 30 माइनस 30xy, ये आ गया बराबर 35 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 1012 कुछ आता है। इसको देखो 35 × 35 कर लीजिए, 5 × 5 = 25, 2 25 का 5 कैरी लगा 2, 5 × 3 = 15, 2 17, ठीक है, 3 × 5 = 15, 5 1 3 × 9 1 10, ये आ जाएगा 5 7 5 12 का 2 1 1 2 और 1 12 25 12 25 7 5 12 5 × 5 = 25, 5 कैरी लगा 2, 5 3 15 2 17, ठीक है ना, और ये 35 ही था ना लास्ट में, तो हाँ ठीक है, ये आ गया 1225 आपका, इधर आ गया 1225, ठीक है ना। अभी तो मुझे सिखाना है तो आराम आराम से करते हैं, आप फटाफट से कीजिएगा, ये सारे काम छोटे छोटे काम है। ये इतना आ गया, एक्स वाई का मान उसने दे रखा है -20, तो यहाँ पे हम रख देते हैं, तो आपका 25x² प्लस y² माइनस 30 गुणा -20 बराबर आ जाएगा 1225, ठीक है ना। -30 गुणा -20 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 600 आ जाएगा। अब 600 को इधर लेके माइनस करोगे 1225 में से, तो देखिए ये आ जाएगा 25x² प्लस y², यहाँ पे 9 रहेगा बीच में, 9y² बराबर आ जाएगा आपका कितने के, एक सेकेंड यहाँ लगा देता हूँ, बराबर आ जाएगा 1225 में से 6 चला गया तो 625 के बराबर, ठीक है ना। इतना आ गया, ये आ गया 25, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा गुचुड़ मुचुड़ सा हो गया, लो ये आपका आ गया 25x² प्लस 9y² की वैल्यू। लेकिन आपसे इसने पूछा क्या है, इसने आपसे पूछा है 25x/y प्लस 9y/x। अब आप क्या करोगे, इनका ले लोगे एलसीएम, जब नीचे एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा xy, इधर आ जाएगा 25x² प्लस 9y²। तो देखिए दोनों चीज़ें हमें पता है, यहाँ रख देते हैं, ये 25x² प्लस 9² की जगह 625 ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 625 बटा xy की वैल्यू कितना है, -20 आ गया, ठीक है ना। अब इसको फर्दर काटिए जरा, देखिए किससे कट जाता है आपका, ठीक है ना, 39 है ना, तो 5 से काटते हैं, कट जाएगा 5 से, तो 5 चौक के 20, ये 4 बार में जाएगा, अब 125 बार में जाएगा, 5 1 कम 5 12, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो माइनस का 125/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिया है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ के करोगे सब कुछ कर पाओगे बहुत जल्दी से।
चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत प्यारा, यहाँ से भी क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है कोई दुकानदार एक खिलौने को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है, ठीक है ना, 20% छूट देकर बेचता है अंकित मूल्य पे। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है सीपी जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य, एक इस पे कुछ बढ़ा के लिख दिया जाता है मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य, इस पे छूट दे के कुछ बेचा जाता है एसपी हो जाता है जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है ना। हाँ इतनी चीजें हो गई। अब ये कह रहा है उसके अंकित मूल्य पे 20% की छूट, मतलब यहाँ पे ये अपने आप में 100% होगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे, ये 100% होगा। इसमें इसने 20% की छूट दिया तो बेचा कितने का, छूट बेचता है और इसे 25% का लाभ होता है, और इसका इस खिलौने का क्रय मूल्य 160 है, इसकी वैल्यू 160 दे रखी है, क्रय मूल्य इसको कितना दिया है 160। अब कह रहा है इसको बेचने में 25% का लाभ मिलता है, तो लाभ जो निकाला जाता है हमेशा सीपी और एसपी के बीच होता है, तो 25% लाभ है, मतलब ये वाला 160 का 125 करके बेचा उसने, तो 160 का 125% निकाल दीजिए तो उससे एसपी पता चल जाएगा। तो अब इसको काटिए, एक जीरो से ये कट गया, ठीक है, इसको काटिए 5 दूनी 10 और 25 25 125, 25 आ गया, 2 से काटिए 8 बार में, 25 अट्ठे कितना होता है 8 25 40 जीरो और 8 दूनी 16 4 20 200। तो एसपी क्रय बेचने वाला जो मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य इसका आ गया इस वस्तु का 200 रुपया। अब उसने आपसे पूछा है क्या, अंकित मूल्य उसने पूछा है, ध्यान देना। अब बताया ना कितने का छूट हुआ, 20% छूट देने के बाद 200 बेचा, 100% था अंकित मूल्य, 20% छूट दिया तो बेचा 200 का, इसका मतलब अंकित मूल्य का मार्क प्राइस का 80% जो है वो किसके बराबर है 200 के, 80% 200 के बराबर है। पूछा किसने, उसने पूरा मार्क प्राइस ही पूछा, तो 100% पूछा है तो 100% की वैल्यू बता दीजिए कितना आएगा। जब 80% आपका 200 के बराबर है, 100% कितना हो जाएगा 80 200 का ये 2.5 गुना होता है, 8 दूनी 16 और 160 और 40 और, तो ये 2.5 गुना होता है। तो उसी तरीके से आपका आ जाएगा, ये 200 मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे 200 होगा ही नहीं, ये तो पता करना है हमें कितना आएगा, ठीक है ना। 80 का 200 2.5% होता है 200, तो 200 100 का 2.5% कितना आ जाएगा, 100 का 2.5% करोगे तो 250 आ जाएगा, ठीक है, 2500 क्यों लिख रहा हूँ। और अगर ये भी बात समझ में नहीं आए तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक जीरो से इसको काट दो, इसको 4 दूनी 8 कर दीजिए और इसको 4 25 20, तो देखिए 2 इसका कितना गुना है, 2.5 गुना है कि नहीं है, तो 100 का 2.5 गुना करोगे तो 100 से गुना कर दीजिए, 250 आ जाएगा। तो मार्क प्राइस उसने कितना लिखा था 250 रुपया लिखा था, 160 का खरीदा, 250 लिख के 20% छूट भी लगा दिया और 200 में बेच दिया, 25% फायदा भी कमा लिया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन आगे बढ़ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व कीजिए जरा। ये दे रखा है त्रिभुज ABC में कोण AX है, ठीक है, और कोण BC का समद्विभाजक है तो D पर मिलता है, तो यदि D वाला इतना दे रखा है तो X का मान, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए आप लोग ABC, ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब कह रहा है A को X माना, ये कोण आपका X है, कह रहा है B और C का समद्विभाजक, इनके और इनके समद्विभाजक करिए, यहाँ पे जाकर के D पे मिलते हैं, ये D पे मिल गया, और कह रहे हैं जो D पे मिले हैं ये कोण आपका जो बना है ये बना है 108 का, ये 108 का बना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया है किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक से बनने वाला कोण थीटा अगर है तो थीटा इज इक्वल टू होता है 90 प्लस a/2, ये वाला जो ऊपर वाला कोण होता है, ठीक है। तो थीटा ऑलरेडी 108 दे रखा है बराबर 90 और प्लस a को दे रखा है x/2, तो x पूछा है आपसे, तो बताइए 108 में से 90 चला गया तो 100 में से 90 गया 10 और 8 18, 18 बराबर x/2, 2 से इधर गुणा किया 36, ठीक है ना। x की वैल्यू आपकी आ गई 36 डिग्री, कहाँ दे रखा है ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये फैन बंद करने के बाद काफ़ी गर्मी लगती है। प्लीज़ इस मेहनत को थोड़ा सा तो सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट भी करके बताइएगा कैसा लग रहा है। अच्छा, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों की स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है, ठीक है ना। देखिए कोई भी अगर आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो उसके लिए कम से कम आपके पास 5 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। 5 चीजें क्या क्या है, या तो देखिए 3 भुजा दे दे और 2 कोण दे दे, 4 भुजा दे दे, 1 विकर्ण दे दे, ठीक है। या फिर और आपको दे सकता है क्या, 3 कोण 2 भुजा दे दे, 2 भुजा नहीं 3 कोण 2 आसन्न भुजा दे दे, ठीक है, ये बन सकता है। तो जरा अब देखिए उसके बाद यही रूल्स अप्लाई करके सबको आपको चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसको लास्ट से चेक करने की कोशिश करता हूं, ये वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए ABCD चतुर्भुज बनवा रहा है, ये रहा हमारा ABCD, मानते हैं ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अगर ये चतुर्भुज बनेंगे तो ये क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए AB आपको 3 दे रखा है, ये हो जाएगा 3, CD 5.5, CD आ गया 5.5, ठीक है ना, AB हो गया, CD 5.5, DA आपको 6 दे रखा है, DA ये 6 दे रखा है, BC 4 दे रखा है, BC आपको 4 रख दीजिए, और BD 9 दे रखा है, BD ये वाली साइड विकर्ण को इसने 9 दे रखा है, ठीक है ना। कह रहा है क्या ये एक चतुर्भुज के क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे। तो जरा इसमें देखिए ये त्रिभुज भी तो एक बन रहा है, ये वाला, ये और ये मिलकर के एक त्रिभुज भी बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले अगर ये त्रिभुज की क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तभी तो ये चतुर्भुज की क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए त्रिभुज क्या कहता है, त्रिभुज के तीनों साइड में एक रिलेशन होता है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो जरा इन दोनों भुजाओं का योग करिए, 6 3 9 और तीसरी भुजा 9, तो 9 बराबर 9 हो गया, तो बराबर हो गया, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये तीनों मिलाकर के त्रिभुज बना ही नहीं सकते, ये एक लाइन में आएंगे तीनों, ठीक है ना। तो इसलिए यही जो है आपका चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेगा। बाकी सब में आप दिए हुए क्राइटेरिया जो मैंने बताया है वो चेक कर सकते हैं, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जहां 3 एंगल दिए वहां पे आप ये भी अप्लाई कर सकते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, उससे भी कई ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये दे रखा है, एक सेकंड में थोड़ा सा क्वेश्चन को अंदर ले लेता हूं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रेखाखंड BC के एक ही और बिंदु A और D इस प्रकार स्थित हैं कि कोण इतना इतना 40 है तथा इतना इतना 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपसे पूछा है। पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं, चलो एक रेखाखंड ये आपका हो गया B और C। कह रहा है बिंदु A और D रेखाखंड के एक ही ओर स्थित है। मान लिया वेरी सॉरी, मान लिया ये इधर A है, इधर ही आपका D भी है, एक ही ओर स्थित है ना, साइड के ऊपर ऊपर दोनों स्थित है। एक सेकंड पानी पी लूं थोड़ा सा। देखिए दोनों एक ही ओर स्थित है, ऊपर की तरफ ही, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, दोनों एक ही तरफ स्थित है। अब बता रहा है आपको कि कोण DBC, D को B से मिलाना है, इसका मतलब DBC इसको भी मिलाना है। ये कोण जो आपको दे रखा है 40 दे रखा है, और क्या दे रखा है बराबर ACB, A को C से मिला दीजिए, AC, और ये इसको B से मिला दीजिए ACB, तो ये वाला कोण भी आपको 40 दे रखा है, ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं आएगा आपको। चलो आगे क्या कह रहा है आपको, ABD इतना कोण आपको दे रखा है, कितना 20 दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको दे रहा है एंगल DCA, ये वाला कोण आपको दे रखा है कितना, ये भी 20 दे रखा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इनमें सर्वांग समता पूछ रहा है। एक तो देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, पहले हम ले लेते हैं कौन से त्रिभुज को, ABC को, त्रिभुज ABC, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको दिखाना है हमें सर्वांगसम। पहली बात तो देखिए इसमें इस वाले त्रिभुज में और BDC में दोनों में क्या क्या कॉमन हो रहा है। एक तो देखिए 40 20 60, ये पूरा कोण 60 का, इसका भी पूरा कोण 60 का, एक कॉमन भुजा, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों सर्वांगसम तो हो जाएंगे, लेकिन कौन किसके सर्वांगसम होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना।
अब देखिए ए कोण कितना आ जाएगा, ये वाला कोण कितना आएगा बताइए, ये आपका आ जाएगा, ये 40 है, ये 60 है, 60 40 आपका 100, तो ये आपका 80 बन गया। उसी तरीके से ये भी 80 बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था सर्वांगसम में जो जो कोण दिया होता है उसी के पैरेलल लिखा जाता है। यहाँ ए पे पहला है 80 वाला, तो इस त्रिभुज का पहला लिखोगे आप कौन सा, 80 वाला, तो डी से शुरू होगा त्रिभुज, डी से शुरू होना चाहिए सारे त्रिभुज, तो ये तो बी से शुरू हो रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन कट ही गए आपके, डी से ही शुरू होगा। ठीक है ना, ऐसे ही आप लोग पकड़ना पेपर में। अब उसके बाद बीच में आ रहा है बी, बी कितना है 60 कोण, तो आप भी 60 वाले का नाम लिखिए। 60 वाला आपके त्रिभुज में कौन सा, सी है, तो डी सी, और उसके बाद एक ही बचा आपका डी सी, और कौन सा यहाँ पे बी बच गया, एक सेकंड, डी, ये बी एंगल है ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया डी सी, और उसके बाद एक ही बचा आपका बी बचा। अब ऑप्शन जरा चेक करिए, ये भी कहीं पे भी आपको तो ये दिख ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके भी आप लिख सकते हो। तो त्रिभुज, अब मैंने सी को रिप्लेस कर दिया बी से, बी को रिप्लेस कर दिया सी से, तो आप इसको लिख सकते हो त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम होगा। तो वही काम इसमें भी करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को ही रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो त्रिभुज आपका आ जाएगा, ये देखिए आपका यहाँ पे जो बन जाएगा त्रिभुज, ये बन जाएगा डी बी सी। ठीक है ना, ये दोनों आपके सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ से आप मैच कर लिए। मैंने इसको फिर अलग से एक बार शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि ये ऑप्शन ही कहीं नहीं होगा, 4 में से किसी में भी नहीं है, लेकिन त्रिभुज को लिखने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आपका। आप मैच करा लीजिए, देखिए सेम वही काम करना है। अगर आप लेफ्ट साइड में किसी एक को चेंज कर रहे हो तो उसी पैरेलल में आपको दूसरे को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये होता है सबसे अच्छा तरीका सर्वांग समता के क्वेश्चन को करने का। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को इसके बाद चीज़ें पढ़नी ना पड़े। चलो ये देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं हो सकती। तो देखिए एक ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट बनता है। देखिए ये रहा ए बी सी, अगर ये 90 डिग्री पे है, एक ट्रिपलेट आप लोग याद रखो, अगर ये वाली भुजा 2m है तो ये भुजा आपका हमेशा आएगी m² - 1 और ये आएगी m² + 1। इसको क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, चलो जैसे सी ऑप्शन में अगर 12 दे रखा है, हमने मान लिया 2m = 12 है, तो m आपका आ जाएगा 6। ठीक है ना, तो 6 रख के सबको सेटिस्फाई कराओ। देखो 6 × 36 - 1 35 आ जाएगा, 6 × 36 + 1 37 आएगा। तो इसका जो ट्रिपलेट बनेगा आपका 12 35 37 का बनेगा। ठीक है ना, ये आ गया। तो जो कि इसमें 47 दे रखा है इसीलिए ये गलत है, और उसने पूछा कौन सा नहीं होगा, तो यही नहीं होगा। ठीक है, अगर देखिए ये चीज़ें आपको नहीं याद रहती हैं तो आप क्या करोगे, इन सब में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करोगे, शेष दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करके उसमें जोड़ोगे, अगर सेटिस्फाई होगा तो ही होगा। पाइथागोरस से चेक कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, फलक के शीर्ष लंब और शीर्ष और एज उससे रिलेशन। मैंने आपको बताया था कोई सा भी बहुफलक होता है तो उसके फलकों का योग वर्टेक्स के योग करने के साथ बराबर होता है एज के योग में 2 जोड़ करके। ये फार्मूला आप लोग याद रखोगे, बहुत बार क्वेश्चन आया है, अनलिमिटेड बार, सीटेड बहुत पूछता है। अब इसमें से आपको चेक करना है क्या कहना चाह रहा है ये। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा आंसर सही होगा। सबको बारी बारी से चेक करिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो बारी बारी से चेक करेंगे, मैं नीचे से चेक करना शुरू करूंगा। देखिए तो f को 11 ले लीजिए प्लस v को 8 ले लीजिए बराबर e को 11 ले लीजिए 17 ले लीजिए प्लस 2। देखिए LHS बराबर RHS आ रहा है क्या, 11 8 कितना होता है, 8 1 9 और 1 19, 17 2 19, यही सेटिस्फाई हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी किसी को चेक करोगे कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑलरेडी मैंने चेक कर रखा है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। मेरा मकसद है आप लोगों को सब कुछ तैयार करके सिखा करके आपको पेपर में भेजने का। ठीक है ना, मैंने ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन यूट्यूब पे, वैसे तो ऑफलाइन हमने बहुत सीटेट पढ़ाया है, यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं चाहता हूं कि आप एक लोग, जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए, भगवान करे आप सब लोग पेपर को पास करो। ठीक है,
अगर चाहते हैं कि ये प्रार्थना आप सबके लिए हो तो सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। भगवान उसी को सब करेगा पास जो सब्सक्राइब किया होगा। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लोगे, पर सीरियस भी ले लेना इस बात को, सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। यहां तक हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा राइट खिसकाता हूं मैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में दोनों ही पूर्णांकों में है, ठीक है, दोनों पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। देखिए इंटीजर दे रखा है और इस आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 7। तो देखिए मान लिया एक आयत है जिसकी लेंथ और विड्थ है, तो L इंटू बी इसका क्षेत्रफल होता है जो कि 70 दे रखा है। निम्न में से कौन सा इस आयत का परिमाप नहीं हो सकता? बड़ा ही कैड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। इनमें से कौन सा परिमाप नहीं हो सकता है चारों ऑप्शन में से? तो देखिए परिमाप होने के लिए L और B पता होना चाहिए, लेकिन L और B निकलेगा कैसे? कुछ दिया ही नहीं है हमें। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ L है, यहाँ पे B होगा, ठीक है। इसमें उसने बोला है कि लेंथ जो है इंटीजर्स हैं, तो मैं इसमें से इनके फैक्टर इंटीजर लेता हूँ। एक फैक्टर तो इसको 1 और सेंटी खुद के हो जाते हैं, दूसरा है 2 से कटेगा, हाँ 2 हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा। यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। L आपको क्या क्या ले सकते हो? एक तो आप ले सकते हो 2, तो इसको लेना पड़ेगा आपको कितना, यहाँ बराबर लिखता हूँ, इसको लेना पड़ेगा आपको 35, ठीक है। अगर L आप लेते हो 3 से तो ये वैसे कटेगा नहीं, 3 से ये 70 कहाँ कटेगा, 3 नहीं ले सकते। 4 लेते हैं, अगर ये 4 एक कम 4 से तो कट जाएगा ना, हाँ 4 एक कम 4 3 30, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 ले लीजिए, 5 से 16 कटता है, तो 5 एक कम 5 और 70 है ना 2, 20 5 चौक 20, तो इसको आपको लेना पड़ेगा 14, ठीक है। 14 25 70 होता है। अगला आप ले लीजिए इसको, अगर 1 लेते हो तो इसको आपको लेना पड़ेगा कितना, पूरा का पूरा 70 लेना पड़ेगा। अरे रुक जाइए, पेज हिल गया, सॉरी। तो हाँ, तो इसको आपको पूरा 70 लेना पड़ेगा, ठीक है। एक लोगे तो 70 लेना पड़ेगा। ये L और B को एज्यूम करके चलो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए जब 2 लिया 35 लिया, तब देखिए इसका रेक्टेंगल के परिमाप क्या होता है, 2 गुणा L प्लस B होता है, ठीक है ना। तो 2 गुणा 35 2 37, 7 दूनी 14, 4 1 7 2 सॉरी 2 7 14, 4 1 2 3 6 1 7 74 हो सकता है आंसर। तो ये आंसर नहीं होगा। उसने पूछा कौन सा नहीं आएगा, तो ये तो आ सकता है। अगला जब 5 लिया तो 5 और 14 5 19 आ गया, इन दोनों का सम 19 बन गया, 19 का दूना 19 दूना 38 भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन कट गया। 1 और 70 ले लिया, तो 70 और 1 71 हो गया। 71 को गुणा कीजिए 2 से, 2 एक कम 2, 2 7 14, 142 भी आ सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही बचा, ये आपका कभी भी परिमाप नहीं हो सकता भैया। इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ अलग ही दे रखा है इसने, अच्छा ठीक है। हाँ चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए कह रहा है किसी ठोस लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कोई लंब वृत्तीय बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या r दे रखा है 8, ठीक है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r प्लस h। इसका मान आपको दे रखा है कितना, 272 पाई, ये आपको दे रखा है इसने ऑलरेडी। तो आपको बेलन का आयतन पूछा है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ये आपसे पूछा है। इसके लिए r पता है, h कैलकुलेट करना है। यहाँ से आप लोग h कैलकुलेट करिए कभी, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए। देखिए पाई से तो पाई काट दो, कितना है 272 है, यहाँ 2 भी रहेगा भैया। अब 2 से इसको काटोगे तो 2 एक कम 2 तिहाई 6, 2 6 12, 136 आ गया। तो r इंटू आर प्लस एच की वैल्यू 136 आ गई, और r तो पता है तो r रख दीजिए। यहाँ पे कितना कितना है, r रख दीजिए 8, यहाँ 8, ये भी 8। 8 से 136 काटिए जरा, 8 एक कम 8, एक बार चला गया, 8 5 13 56, 8 7 56, ये 17 आ गया। तो 8 प्लस h बराबर आपका 17 आ गया। तो h कितना आ जाएगा, 17 में से 8 गया, 9 8 17 होता है ना, 9 आ गया। अब इसमें रख करके आप आंसर निकाल लीजिए। यही पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा पाई r स्क्वायर h की, आयतन की वैल्यू ना।
तो पाई तो आंसर में दिया, पाई आर की जगह आ जाएगा 8 अट्ठे 64 इंटू एच की जगह आ जाएगा 9, 9 चौक 36, लास्ट में 6 देख करके आंसर कर दीजिए, एक ही जगह 6 है। तो मैंने इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शन भी देखा करिए। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 47 है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना? 576 पाई। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा है, ज़्यादा टाइम लंबा तो नहीं हो गया, ठीक है। 144, 108 और 192 इस घनाभ के 2/3 आयतन बताइए। कोई घनाभ दे रखा है जिसका क्षेत्र आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्यूबॉइड है, इस तरह से देखिए, ये रहा, ये आपका क्यूबॉइड हो गया। इसके आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, ये एल है, ये बी होगा, ये एच होगा। तो एल इंटू बी, देखिए एल इंटू बी एक क्षेत्रफल आ जाएगा ऊपर वाला, इसको मान लो दे रखा है 192, बी इंटू एच ये आ जाएगा आपका कितना 144 मान लो दिया है, एच एल आपको दे रखा है कितना 108। इसने पूछा क्या, घनाभ के 2/3 आयतन पूछा है। पहले तो आपको घनाभ का आयतन पता होना चाहिए, होता है एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच होता है। इसको काटिए जरा, घनाभ का क्षेत्र आयतन कितना होता है, एल बी एच होता है, ये निकालना है। जरा आप सोचिए इन तीनों की इक्वेशन की हेल्प से ऐसा क्या करूं कि एल बी एच मिल जाए। तो आप कहोगे कि सर इनको गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो दोनों दो बार सब कुछ है तो स्क्वायर में चला जाएगा, एल बी एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर इन सब का मल्टीपल आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करिए जरा, 192, 192, 144, 108 ये आ गया आपके सामने। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, इसके रूट में जाना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है वो भी बताता हूँ। तो यहाँ से इसको स्क्वायर हटाओगे तो एल बी एच जो आएगा अंडर रूट में आ जाएंगे 192 गुणा 144 गुणा 108, ठीक है। इसका लेकिन यही नहीं चाहिए हमें, इसका 2/3 चाहिए, इसका 2/3 चाहिए। तो पहले इतना निकालते हैं। तो देखिए 144 से तो डायरेक्ट बाहर 12 आ जाएगा। अब आपका बचा अंडर रूट में 192, ठीक है, रुकिए यहीं पे करता हूं मैं सॉल्व। 192 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए मुझे, चलो नीचे ही सॉल्व करता है इसको, नीचे करके देखिए इस 144 से तो स्क्वायर रूट में से डायरेक्ट बाहर आ गया तो 12 आ गया, इंटू 192 को आप लिख सकते हो 9 2 11 1 12, 3 से कटेगा, ये 9 से भी कटेगा, 9 दूनी 18, नहीं 3 से कटेगा, 3 गुणा कितनी बार जाएगा, 3 6 का 18, 6 बार में 12, 3 चौक 12, 64 गुणा ये 108 है ना। अब देखिए 108 को भी 3 के टर्म में लिखिए जरा, 3 गुणा क्या लिख सकते हो, 3 त्रिक के 9 और 1 बन गया 18, 3 6 का 18 ये आ गया। अब देखिए ये परफेक्ट बाहर आ जाएंगे, ये बाहर 12 और यहाँ से कितना आ जाएगा 64 में से 8 आ गया, 3 का एक पेयर है तो 3 आ गया बाहर, 36 में से 6 आ गया, इतना आ गया आपका एल बी एच। कितना आ गया 12 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 6। लेकिन ये नहीं पूछा इसका 2/3, तो इसको 2/3 से भी गुणा कर दीजिए, 3 से 3 ये कट गया। अब बाकी को गुणा करके आप आंसर निकाल दीजिए, देखिए कितना आएगा, 6 दूनी 12 8 96, तो 96 गुणा 12 कितना आता है 12 6 72। लास्ट में 2 देख करके आंसर कर दो कौन से में दिया है, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 2 दे रखा है, तो पूरा आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 144 ये हो गया ना, 48 बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चले आगे बढ़े, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। समझ आ रहा है आप लोगों का, अच्छे से रिवीजन हो रहा है सारी चीजें। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको ऊपर ही रखने दो, पेज को थोड़ा सा मैं राइट करना चाह रहा हूं, एक सेकेंड। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि आंकड़ा इतना का माध्यक मतलब मीडियन है x, और यदि इन आंकड़ों को 3 और 21 के स्थान पर 16 और 14 प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का माध्यक जो होता है y हो जाता है। तो इतने का मान पूछा है, बहुत ही कैलकुलेट करवा देते हैं ये लोग शीटेट वाले। चलो तो सबसे पहला क्या होता है, जब भी हमें मीडियन निकालना होता है तो हम लोग इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखते हैं। तो चलिए इनको लिखते हैं, सबसे छोटा 2 दिख रहा है मुझे, तो 2 से शुरू होगा, उससे बड़ा 3 आ जाएगा,
3 से बड़ा 4 कहीं नहीं दिखा, फिर 5 आ जाएगा आपका। 5 के बाद 6 दिख रहा है क्या? 6 नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है, सीधा 9 दिख रहा है। फिर 9 आ जाएगा। 9 से बड़ा आपका 10 नहीं दिख रहा है, 11 नहीं दिख रहा है, 11 दिख रहा है भैया, 11 आ जाएगा। 11 के बाद आपका 12 नहीं आएगा, 13 आ जाएगा। 13 के बाद आपका सीधा 15 आएगा, 14 है नहीं कहीं, 15 आ गया। 15 के बाद आपको 17 देखने को मिलेगा। 17 के बाद आपको 21 देखने को मिलेगा। इतने ही टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मीडियन क्या कहता है, फार्मूला मैंने सिखाया नहीं है, बीच वाला पकड़ लो। अगर ऑड है तो अपने आप मिल जाएगा बीच वाला, 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो राइट में, 1 2 3 4, तो ये 11 आ गया एक्स की वैल्यू, यही इसका मीडियन हो गया, ठीक है ना। अगर सम होता तो 2 बीच में पकड़ते, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है मेरी क्लास में। ये आ गया, आपको एक्स पता चल गया। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन वाले कि यहाँ पे अब क्या करो आप, यदि आंकड़ों को 3 और 21 के स्थान पे 16 और 14 लिख दो। 3 की जगह पे 3 और 21 के स्थान पे 16, 3 की जगह पे 16 लिखवा रहे हैं और 21 के स्थान पे 14, कहाँ है 21, इसकी जगह पे 14 लिखवा रहे हैं। फिर से इसका माध्यक पूछ रहे हैं, फिर से इसको अरेंज करना पड़ेगा हमें। तो अब आ गया 2, 2 के बाद सीधा कौन सा आएगा आपका, बताइए? 2 आ गया। 3 तो अब आएगा नहीं। 2 के बाद 5 9 11 13। अब देखिए 13 के बाद यहाँ पे 15 और 13 के बीच में एक 14 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 14 आ जाएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा और 16। 15 के बाद 17 नहीं आएगा, यहाँ 16 आएगा, ये 16 आएगा, फिर जाके 17 आएगा। टोटल हो गए देखिए 9, काउंट कीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है ना। अब फिर से इनका मीन पूछ लो तो वो वाई आ जाएगा, मीडियन। वाई निकालिए, 4 इधर छोड़िए, 1 2 4 इधर छोड़ दिया, 4 इधर छोड़ दिया, तो 13 आ गया। वाई की वैल्यू 13 आ गई। क्या पूछा आपसे? 2x, तो 11 दूनी 22 माइनस 13, तो 12 में से 3 गया 9, तो 1 में से 1 गया 0। 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना, 49 का सी ऑप्शन। चलें आगे बढ़े, ठीक है। अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं, आप लोग ध्यान लगा करके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। मैं डिटेल में सब कुछ बता रहा हूं। कह रहा है देखिए, पृथक पृथक कार्डों पर 26 से लेके 51 लिखी है, ठीक है, 51 लिखी हुई है। एक कार्ड पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में रख कर अच्छी तरह से मिलाया दिया जाता है, ठीक है, जाता है। बक्से में से बिना देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इस निकाले गए कार्ड पर लिखी संख्या 2 या 3 का गुणज है, इसकी प्रायिकता निकालो। देखिए सबसे पहले तो टोटल पता करो। प्रायिकता निकालने के लिए सबसे नीचे टोटल लिखा जाता है, नीचे टोटल होता है, तो टोटल की वैल्यू कितनी आएगी? 26 से लेके 51 तक कितने नंबर होते हैं? तो 51 माइनस 26 प्लस 1 इतना होता है, तो 1 इधर जुड़ गया, 52 माइनस 26 कर दीजिए, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 26 आ जाएगा। ये नीचे तो आपका आ जाएगा 26। अब ऊपर कितना आएगा ये चेक करना है। देखिए 26 और 26 से लेकर के 51 तक 2 और 3 से कटने वाली टोटल अगर हम संख्या की बात करें तो कितनी आती हैं? ये आपकी आती हैं 18 संख्याएं आएंगी। कैसे चेक करोगे? देखो या तो एक एक करके चेक कर लो, वही एक आइडिया है। 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 नहीं, 2 3 से किसी से नहीं कटता, 30 हो गया, 31 नहीं कटता, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, इस तरह से कुल 18 आएंगे, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, यही एक तरीका है। तो ऊपर रख दीजिए 18, इसको काटिए 2 से 2 9 18 और ये 13, तो 9/13 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन पे दे रखा है। ये सारी चीज़ें आप स्पीड में कैलकुलेट करोगे, सब मिल जाएगा, 2 3 से ही गुणज चेक करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे टफ क्वेश्चन मैंने अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं, जिसमें टाइम भी लग रहा है और आप लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात है, 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होता है, कोई और नहीं होता, कुछ व्युत्क्रम ही इसका नहीं होता, तो ये सत्य है। असत्य पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा।
कह रहा है केवल 2 ही ऐसी परिमेय संख्याएं जो स्वयं अपने का व्युत्क्रम होती है। बिल्कुल, दुनिया में केवल 1 और -1 है जिनका व्युत्क्रम भी यही संख्या आती है। तो ये भी कट गया, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी सत्य बात है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देखिए, कह रहा है इतने का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है जिससे गुणा करने पे आंसर 1 आ जाए। तो इसके उल्टे से गुणा करना पड़ेगा 9/8 से, तब जाके 1 आएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 9/8 होना चाहिए, इसने माइनस लगा के दे दिया है। तो यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। इसका डी ऑप्शन भी मैं करवा देता हूं। कह रहा है यदि परिमेय संख्या 3/4, क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 3/4 संख्या इतने के बीच में स्थित है क्या। ये चेक करना है कि 1/4 और 1/2 के बीच में क्या 3/8 आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को चेक करने के लिए सबसे पहले इनके हर को 8 बनाओ, क्योंकि 8 वाला पूछ रहा है। तो ऊपर भी आप 2 से गुणा करो, नीचे भी इसका 8 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा करो। तो ये आ जाएगा 2/4 दूनी 8, ये आ जाएगा 4/8। तो देखिए 2/8 फिर आएगा 3/8 फिर 4/8 ऐसे आता है। तो 3/8 इनके बीच में आ रहा है, तो ये सही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को पूरा का पूरा सब कुछ मैं इसमें समेट के दे दूं। ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। फिर से एक बार, 1 सेकंड में थोड़ा सा और पानी पीऊंगा। आप लोग भी क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, असत्य पूछा है। पहला क्या दे रखा है कि व्यंजक इतना इसके बराबर है। तो देखिए 2/5 गुणा -3/5 ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए ना, इसको सॉल्व ही कर देते हैं। यहाँ ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं। देखिए 2 तिहाई 6 -6/5 तिहाई 7×5 35 ये आ गया, माइनस 1/14 फिर माइनस 3 त्रिक 9/7×5 35 एलसीएम लोगे 70 आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा देखिए 35 दूना 70 -12 14×5 70 -5 और माइनस आपका 35 दूना 70 तो 9 दूनी 18 8×5 13 13 2 15 5 1 1 1 2 1 3 35 -35/70 35 दूना 70 होता है -1/2। ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। अब एक लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसी तरह से ऊपर नीचे करके चेक करोगे तो जल्दी होगा आपको। अगला लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, परिमेय संख्या इतना का अंतर इतना है क्या। तो 5/7 में से 3/8 घटाइए, कितना आएगा। 8 और 7 का एलसीएम 56 आता है, कुछ कॉमन है नहीं। तो 8 7 8 56 तो 5 8 40 माइनस 8 7 56 तो 3 7 21। तो 40 में से 20 गया तो 20 और एक और चला गया 19। तो 19/56 आ रहा है, इसने दिया 17/56। ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। चलते हैं हम अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। बाकी देखिए प्राकृतिक संख्याओं का रेशियो वाले को कैसे छोटा बड़ा चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीपल हमने सिखा रखा है, इससे चेक कर लेना। अब देखिए अगला आपके सामने क्या दे रखा है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है क्या 0 एक शून्य न्यूनतम पूर्ण संख्या है। 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। बिल्कुल, होल नंबर मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 से शुरू होती हैं, जिसको प्राकृतिक बोलते हैं। होल नंबर में एक होल और लगा लेते हैं तो 0 से शुरू होता है। ये तो सही है। कौन सा कथन असत्य पूछा है, तो ये तो सही है, ये आंसर आपका हो नहीं सकता। क्या कह रहा है, प्रीडिसर्स पूछ रहा है, प्रीडिसर्स ऑफ इतना। देखिए किसी संख्या का प्रीडिसर्स क्या होता है, जैसे अगर हमारा 1235 लिख दूं मैं, इसका प्रीडिसर्स मतलब या पूर्ववर्ती क्या होता है, इससे एक कम कर दो तो 12 है 224 मतलब 124 आ गया। सॉरी 124 जो हो जाता है इसका क्या होता है, पूर्ववर्ती बोला जाता है। तो उसी तरीके से क्या पूछ रहा है कि 20 80 90 इज, सॉरी यहाँ दे रखा 20 80 90 का पूर्ववर्ती 20 80 79 है 89 है, एक कम है। देखिए है, बिल्कुल सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ क्या कह रहा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। बिल्कुल देखिए ये 0 से शुरू होती हैं इधर तक और प्राकृतिक संख्याएं यहीं से शुरू होती है, तो बड़े वाले के अंदर ये आ रहा है, तो ये करेक्ट है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही बचा, यही आंसर होगा। क्या कह रहा है, एक 2 अंकों की संख्या का परवर्ती मतलब सक्सेसर्स होता है। सक्सेसर क्या होता है, जैसे 125 है, इसका सक्सेसर अगर कोई पूछ ले तो इसमें एक जोड़ दीजिए 126 आ जाएगा।
क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्याओं का परवर्ती सदैव 2 अंक ही होगा, नहीं, 2 अंक की एक 99 है, इसका परवर्ती निकालोगे तो 100 आ जाता है, तो 3 अंक का हो गया ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है। अच्छा, इसमें देख रही है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है आपसे। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डिविजिबिलिटी रूल से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने सिखा रखा है, सारी संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो ये 9 से भाग होगा। चलिए काटते हैं, 5 4 9, 6 3 9, 8 1 9, 7 2 9, सब कट गया, इसका मतलब ये सही है, आंसर नहीं है। यही है ना आपका 34 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग ना। हाँ, जरा इसमें आ जाते, कह रहा है ये 9 से डिविजिबल नहीं है। चेक करते हैं, 7 2 9, 8 1 9 और 7 1 8 1 9, 5 5 10, ये नहीं कट रहा है 9 से पूरा, तो ये नहीं डिविजिबल नहीं है, और इसने यही कहा भी रखा है, तो ये भी सही बात कहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है संख्या 31 Z5 में Z के सभी संभव मान, यह संख्या 3 से गुणज होगी कि Z को अगर 3 9 6 3 6 9 लोगे तभी ये 3 का गुणज होगी, ये कह रहा है Z को इतना लेने पे। तो देखिए 3 1 4 5 9, वैसे भी ये 9 से गुणज है, 3 रखने पे भी होगा, 6 रखने पे भी होगा, लेकिन एक इसने नहीं लिया, 0 रखने पे ही होगा। Z की वैल्यू 0 रखोगे तब भी ये गुणज होगा, इसीलिए एक कथन इसका गलत हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे क्या कह रहा है, संख्या इतना 9 से गुणज होगा यदि y की वैल्यू 1 रख दें, तो 1 2 1 y के 1 रख दिया, 5 9 का चेक कर लीजिए, 5 2 7 2 9, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैं एक सेकंड रेस्ट करूंगा, सर दर्द हो गया, पता नहीं फैन नहीं चल रहे हैं ना तो रूम में एसी है ना ही फैन चल रहे हैं, आप लोगों को आवाज़ में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ये सारा काम किया है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, अगर वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1 सेकंड बस टाइम दीजिए। चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा पानी पी लूँ मैं। दिल्ली में उमस वाली गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में फ़ैन बंद करके, फ़ैन को मतलब बिल्कुल 1 पोजीशन पे करके चला करके बैठना बहुत टफ हो जाता है। देखिए इसमें कह रहा है एक फिल्म शो 3 सही 1/9, 3 सही 1/9 पे घंटे तक चली, इस अवधि में इतने घंटे तक विज्ञापन रहा, तब इस फिल्म शो का वास्तविक समय अवधि कितना है। तो इसमें से विज्ञापन वाला टाइम हटा दीजिए तो वास्तविक में फिल्म कितना चली पता चल जाएगा। तो 9 3 27 1 28, 28/9 माइनस 3 एकम 3 2 5/3, इसको घटाइए जरा। अब 9 3 का एलसीएम तो 9 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 माइनस 3 3 9 5 3 15, 15 में से 5 में से 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13/9, इसको काटिए, 9 एकम 9 4 13, एक सही 4/9 आपका आंसर होगा। ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, मैं बहुत थक गया हूँ, आपका सारा रिवाइज करवा के ही जाऊँगा, घबराइएगा मत। देखिए ये पूछ रहा है किसके इक्वल होगा, बीजी व्यंजक इतना, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इतना किसके इक्वल होगा। तो इसको थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं, a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो पहला आ जाएगा, इसको जब ओपन करोगे x² y² प्लस y² z² प्लस 2x y² z आ जाएगा, माइनस 2x y² z है, ये तो कट गया, आपके पास इतना बचा x² y² प्लस y² z², कहाँ है x² y² प्लस y² z², बी ऑप्शन दे रखा है, यही करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, मैंने बहुत मेहनत करी है, ये समझ लीजिए कि बहुत सारे पेपर सॉल्व करने के बाद ये पेपर निकाले हैं, 40-50 जो क्वेश्चन है इनको निकाले हैं, और फिर सबकी क्वेश्चन लगाया है, पूरी रात जग करके इसके लिए तैयारी करी है मैंने कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ें दे सकूं। अब देखिए एक ये है, इसका मान आपसे पूछा है, क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला लगाइए, a² प्लस b², इसमें भी लग जाएगा होल स्क्वायर, a² करोगे तो 16a² प्लस 9b² माइनस 2 गुणा 4 3 12, 2 ये भी होता है ना, छोड़ो 1 सेकंड बैक करने दो, थोड़ा सा बैक,
ये 12 मत लो, कितना हो जाएगा 2ab होता है ना, तो 4/3a गुणा 3/4b प्लस 2ab, ये हो गया 2ab, यहाँ पे रख दो। अब देखिए 3 से 3, 4 से 4 कट गया, ab माइनस 2ab प्लस 2ab ये कट गया, तो आपके पास फाइनल आंसर इतना बचा 16a² प्लस 9b² 16, ए ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है। 37 क्वेश्चन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, ये तो आसान आसान थे, आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए बहुत बड़ा सा लिख रखा है, पहले इसको पढ़ते हैं, इंग्लिश वाले पढ़ लीजिए रोक करके, अब मैं हिंदी वाले पे लेके आता हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए दे रखा है, बड़ा कर दूँ क्या क्वेश्चन, चलो आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ, सब कुछ करके दे दूंगा मैं आप लोगों के लिए, बस आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर लो। देखिए अगला आपके स्क्रीन पे दे रखा है कि किसी स्कूल में प्रत्येक दिन 7 पीरियड होते हैं, प्रत्येक पीरियड 50 मिनट का होता है, तो 7 पीरियड 50 मिनट के हिसाब से टोटल घंटे कितनी पढ़ाई होती है, कितने टाइम, 7 × 5 = 35, 350 मिनट डेली क्लास चल रही है। अब क्या कह रहा है, नए अतिरिक्त अनिवार्य विषय शामिल करने के लिए जिनको प्रतिदिन पढ़ाया जाना आवश्यक है, समय सारणी में इन अनिवार्य विषयों को समावेशित करने के लिए समय सारणी में प्रतिदिन 3 अतिरिक्त पीरियड जोड़ दिए गए। पहले 7 पीरियड थे, 3 प्लस और हो गए, तो अब 10 क्लासेस चलेंगी दिन भर में, ठीक है ना, जोड़ दिए गए। यह परिकल्पना करते हुए कि स्कूल के अध्ययन का समय अपरिवर्तित रहना चाहिए। कह रहे हैं अभी भी कुल मिला के 350 मिनट ही दिन भर में पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन घंटियाँ कितनी चलेंगी, 10 चलेंगी। तो समय अवधि पूछ रहे हैं कितना होगा, हमने मान लीजिए कि हर घंटी जो है x मिनट की चलेगी, तो x की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, तो एक क्लास आपकी चलेगी 35 मिनट की। तो आसान हो गया ये, तो प्रत्येक पीरियड की अवधि आपसे पूछ रखा है, 35 मिनट कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन पे करेक्ट हो गया। चलिए बड़ा सा बस लिखा ही था, आसान था। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक ही विक्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। 15 एक देखिए एक ही एसपी पे 2 चीज़ें बेचता है, एक ए वस्तु है एक बी वस्तु है, दोनों को एक ही विक्रय मूल्य पे बेचता है। एक पे 15% लाभ, इस पे मान लो 15% का उसने प्रॉफिट कमाया, दूसरी पे 15% की हानि कमाया उसने सेम मूल्य पे बेच करके। इस स्थिति में कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। अच्छा एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ध्यान में रख लो, जब भी कोई दुकानदार एक ही विक्रय मूल्य पे 2 वस्तुओं को बेचे और दोनों पे समान प्रॉफिट और लॉस हो, बस चिन्ह अलग हो, एक पे उतना ही x% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे x% का लाभ हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पे दुकानदार को टोटल हमेशा क्या होता है, हमेशा हानि होती है। तो लाभ वाले आंसर तो काट दो, हमेशा हानि होगी, और कितनी होगी उसके लिए क्या करोगे, जो प्रतिशत हानि या लाभ था x²/100 कर दो। जैसे यहाँ 15 है x की वैल्यू, तो आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225/100%। ये भाग दोगे तो दशमलव लग जाएगा, तो 2.5% की क्या होगी, हानि होगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है चले आगे बढ़े। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है, ये 5 लिखा है, पी जो है क्यू से 5 साल बड़ा है, ठीक है, तथा क्यू की आयु आर की आयु की 3 गुनी है, क्यू की जो आयु है आर की आयु की 3 गुनी है। ठीक है जैसे ये रे पी, ये रे क्यू, ये आर, तो आर को हम मान लेते हैं ये एक्स साल का है, तो कह रहे हैं क्यू जो है आर की आयु का 3 गुना है, तो 3x का ये होगा। अब पी जो है क्यू से 5 साल बड़ा है, तो ये 3x + 5 हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, पी क्यू आर की कुल आयु का योग 47 साल है, तो पी की आयु बता दीजिए। मतलब इन तीनों का योग किसके बराबर है, 47, ठीक है ना। तो 3x + 3x 6 और 1 ये 7x, 7x + 5 की वैल्यू है 47, इसको इधर माइनस कर दिया तो 7x की वैल्यू आ गई 42, 7 6 42, तो x आपका निकल के आ गया 6, x आ गया 6। तो अब आपसे पूछा किसका है, p की आयु पूछा, यहाँ पे x रख दीजिए, कितना आ जाएगा 6 × 18 + 5, 18 5 23 साल का है p, ठीक है ना। तो p कितने साल का है, 23 साल का है, ठीक है ना। चलो
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अपने। ठीक है, देखिए अगला क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां 5, 9 हैं तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा हो सकती है। तो देखिए तीसरी भुजा अगर x है तो कभी भी किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में क्या होता है, एक भुजा हमेशा दो भुजाओं के योग से छोटी होगी। तो 9 + 5 से तो छोटी होगी, मतलब 14 से छोटी होगी, और हमेशा इनके अंतर से बड़ी होगी। 9 में से 5 गया, 4 से हमेशा बड़ी होगी। तो ये जो होगा तीसरी भुजा होगी 4 से बड़ी और 14 से छोटी होगी। देखिए कहाँ दे रखा है, 4 से तो अधिक होगी और 14 से कम लंबाई की होगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे रूल आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर इधर दिखा दूं ताकि कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सको कि इस क्वेश्चन नंबर पे दिक्कत आई थी। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन 42। चलो अगला क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज के लिए अधिकतम संभव बाह्य कोण कितना होता है। देखिए अगर हमें किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण को अधिकतम दिखाना है तो बहुभुज के कम से कम भुजा वाला बहुभुज पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज आपका त्रिभुज होता है। ठीक है ना, अगर ये समबाहुभुज है तो ये 60 के हो गया। ठीक है ना, इक्विलेटरल क्या, तो इसी का जो बहिष्कोण होगा वही होगा सबसे अधिक। तो 60 है तो ये 120 का हो जाएगा। तो सबसे अधिक बहिष्कोण समबाहुभुज का 120 आता है, जो कि डी ऑप्शन दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी बहुभुज के सभी शीर्षों को एक ऐसे बिंदु से मिलाया जाता है जो उस बहुभुज के समतल तल में नहीं है तो पिरामिड प्राप्त आकार होगा। भैया अगर कोई भी एक किसी बहुभुज की सभी भुजा, कोई बहुभुज इस तरह से है, मान लो चतुर्भुज है, इसका इस छत तल पे नहीं है तो ऊपर कहीं है, टेंट की तरह मिला दो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, तो ये एक पिरामिड बनता है। प्रिज्म कैसे बनता है, प्रिज्म में जैसा नीचे का तल होता है, अगर ये त्रिभुज है ऊपर भी त्रिभुज बनेगा और तीनों कोनों को आपस में मिलाया जाता है तो ये प्रिज्म बनता है। तो ये सब आपको आना चाहिए भैया। ठीक है ना, प्लीज़ अगर नहीं पढ़े हैं तो डिटेल में चीज़ें पढ़ लीजिए। आप लोग अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो फार्मूला माइंड मैप के सारे 5 के 5 क्लास देख के चले जाओ, 100% सही हो जाएंगे सब कुछ। अच्छा कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चतुर्भुज संरचना के बारे में कह रहा है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। चतुर्भुज बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कम से कम 5 चीज़ें दी होनी चाहिए। सॉरी, कह रहा है पहला, एक चतुर्भुज को अद्वितीय रूप से रचना की जा सकती है यदि उसकी चारों भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो। 4 भुजाएं 1 विकर्ण दिया है, पॉसिबल है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। मैंने बताया 5 चीज चाहिए। अगला क्या है, एक चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि उसकी 2 विकर्ण और 3 भुजाएं, 5 चीज मिल गई, ये भी हो सकता है, ये इससे बनता है त्रिभुज। आप बना के चेक कर लीजिए चतुर्भुज। अगला कह रहा है, एक चतुर्भुज अद्वितीय रूप से रचना की जा सकती है यदि उसकी 2 भुजाएं और 3 कोण दिए हों। 2 भुजा और 3 कोण दिए हो ना, यहां पे थोड़ा बड़ा दिक्कत होगी। यहां पे वर्ड आता है आसन्न भुजाएं होनी चाहिए। 2 भुजाएं केवल नहीं, 2 आसन्न भुजाएं होता तो सही होता। ये गलत है, यही आपका आंसर है। क्योंकि देखिए 2 भुजाएं, एक ये दे दिया, एक यहां दे दिया, और 3 कोण कहां बनाओगे आप, कोण कैसे बनाओगे, तो यही चतुर्भुज बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, अगर यहाँ आसन्न वर्ड लिखा होता, 2 आसन्न भुजाएं इस तरह से, तब तो हम 3 एंगल से बना देते, एक कोण यहाँ बनाते, एक यहाँ से बनाता हुआ ले जाते, एक यहाँ से बनाता हुआ कहीं ना कहीं काट ही देता, क्वाड्रिलेटरल बन जाता अपना। तो आपका सी ऑप्शन गलत हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देख लीजिए, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन को इधर राइट में खिसकाओ। देखिए 45 नंबर पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संरचना संभव है। ठीक है, कौन सी संरचना संभव है, इस बार ये पूछा है आपसे। क्या बनवा रहा है हमसे, अच्छा त्रिभुज के पूछ रहा है। तो देखिए इसमें ए 60 दे रखा है, सी कोण दे रखा है 120, 120 60 180, 2 ही कोण मिलके 180 हो गए, तो ये तो कभी बन ही नहीं सकता। ए 85 दे रखा है, ये 115 दे रखा है, ये 115 + 85, ये भी 180 से ज्यादा हो गया, ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। सी क्या कर रहा है, XYZ में XY 3 है, देखते हैं, एक 3 है और एक 2 है, एक 6 है। नहीं ये वाला पढ़ रहे थे ना, सी ऑप्शन। 3 है, 4 है, एक 4 है,
और एक 5 है, 3 4 5 का त्रिभुज निर्माण हो जाता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए नहीं होगा, ये भी कट गया। बाकी चीजें आप समझ गए होंगे, त्रिभुज तो पहचानना बहुत सिखा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से, समचतुर्भुज रोम्बस होता है, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है जो कि रट के जाइएगा, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए समचतुर्भुज के चारों भुजाएं पहली बात तो आपस में बराबर होती हैं और विपरीत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। इनके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं भैया, ये बराबर इधर वाला बाइसेक्ट करते का मतलब होता है आधे आधे पे काटते हैं। अब हमसे ये क्या पूछे हैं, विकर्ण दे रखे हैं 10 12, अगर ये पूरा विकर्ण 10 है तो आधा कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 24 पूरा है तो आधा 12 हो जाएगा। तो ये साइड निकल के आ जाएगी, इस त्रिभुज की हेल्प से निकाल लीजिए। 90 डिग्री है, पाइथागोरस से हाइपोटेनियस निकल जाएगा, 5 12 13 होता है तो 13 आ जाएगा। ठीक है, इसका परिमाप पूछा है तो ये भी 13 तो 13 चौके 52 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन पे दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, याद करके रखो प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी इसकी याद रहनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन सही हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। और प्लीज़ अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक पानी की टंकी बेलनाकार है, ये सिलेंड्रिकल पानी की टंकी है, नीचे पेंदी होगी उसकी, ये रहा, जिसकी आधार त्रिज्या 1.5 है, आर दे रखा है आपको 1.5 और एवं 70 सेंटीमीटर ऊंचाई है, एच दे रखा है आपको कितना 70 सेंटीमीटर। ये हाइट मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में करोगे 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। पानी की वह मात्रा लीटर में पूछा है क्या होगी जिसे टंकी में संग्रहित किया जा सकता है, पाई का मान इतना है। तो पहले तो इस टंकी का आयतन निकालो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान दे रखा है 22/7, आर दे रखा है 150 गुणा 150 कर दीजिए स्क्वायर की जगह, एच दे रखा है आपको 70, इसको काटिए 10 बार में जाएगा। अब इनको गुणा कर दिए सबको, देखिए कितना आएगा, 1 2 3 0 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। अब 15 15 225 हो गया, 225 को गुणा कर दीजिए 92 से, सॉरी 92 क्यों, ये 22 है, 225 को 22 से गुणा करिए कितना आ जाएगा 225 दूना 450, फिर एक जीरो इधर खसका के 0 450 फिर लिखिए, जोड़िए 0 5 5 4 9 4। ये सब देखिए अगर आपको भी सीखना है तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आफ्टर सीटेट ये सब सिखाने वालों को ऐसे फटाफट चीज़ें होती हैं। 49 से शुरुआत होगी, 49 4950 से 49 से शुरुआत होगी। आंसर देखिए कहाँ दे रखा है, अब देखिए लेकिन ये लीटर में पूछा है, ये सेंटीमीटर क्यूब आया है तो 1000 से भाग दे देंगे तो लीटर में आ जाएगा, 3 0 कट गया तो 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लंबी हो गई वीडियो काफ़ी, अब हम लोग समराइज करते हैं फटाफट से जो क्वेश्चन दे रखे हैं। वैसे आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लीज इस वीडियो पे आप लोग बहुत सारे लोग लाइक और कमेंट करेंगे, ठीक है, कम से कम तो 100+ लाइक आ जाने चाहिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। मैं कल मैथ और साइंस का एक साथ लेके आ जाऊंगा पेपर, अगर आप लोग इसको बढ़ा दिए तो मैं आपको पक्का गारंटी से कह रहा हूँ एक साथ दोनों लेके आऊंगा पेपर, उसको पूरा सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है, एक किसी समलंब की समांतर भुजाएं 12, समलंब क्या होता है, ट्रपीजियम इस तरह से बनता है, समांतर भुजाएं क्रमशः 6 और 12, ये 6 है तो ये 12 है, इसकी हाइट मान लो h है, दिया है। समलंब का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है जिसका विकर्ण इतना दे रखा है। अगर एक ये वर्ग है जिसकी भुजा a है तो इसका विकर्ण कितना होता है a√2, तो विकर्ण कितना दे रखा है 6√2, तो साइड कितनी आ जाएगी, √2 से √2 चला जाएगा, तो साइड पता चल गई 6, समझ गए। इसका क्षेत्रफल बराबर है इस स्क्वायर का जिसका साइड दे रखा है 6। तो इस समलंब के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो दोनों का आयतन अगर क्षेत्रफल बराबर है तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, मतलब 12 6 18 गुणे बीच की दूरी तो गुणे h, ये आ जाएगा बराबर हो जाएगा 6 6 36, 2 से काटा 18, 2 निम 18, 9 चौक 36, 4, तो इसके बीच की दूरी 4 आ जाएगी, 4 ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए लोगों के पास टीम है, मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं आप लोगों के लिए अकेला ही मेहनत करता हूँ। सारे क्वेश्चन निकाल के लाना, सारे पेपर बनाना, उसको अच्छे से आप लोगों के सामने डिस्कस करना, हर काम करना। तो प्लीज़ सपोर्ट, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहते हैं कि, वैसे आप लोग करोगे मुझे पता, आप लोग भी भविष्य के एक अच्छे अध्यापक बनने वाले हो, एक अध्यापक की मेहनत को समझ सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है 10 लड़कियों की लंबाइयों के आंकड़े जो कि सेंटीमीटर में मापी गई हैं ये हैं। मध्य लंबाई से अधिक लंबाई वाली लड़कियों की संख्या बताइए। इतना मापी गई है मध्य लंबाई। मेजर द मीन क्या होता है? देखिए सबको जोड़ दीजिए। पहली बात तो इन सबको जोड़ेंगे तो 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 और प्लस 141। इन सबको जोड़ के जितनी लड़कियां उससे भाग दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लड़कियां हैं, इनसे भाग दे दीजिए। तो ये जोड़ करके कुछ लगभग आया था 1.6 के आसपास, ये इतना आएगा माध्य। इससे ज़्यादा कुल 5 लड़कियां हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 141.6 से ज़्यादा इसमें चेक करोगे तो देखिए एक ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा और एक ये हट जाएगा, 5 हट जाएंगे। ठीक है ना, एक ये हट जाएगा, 5 हट जाएंगे, 5 लड़कियां बचेंगी जो इनसे मीन से ज़्यादा है, तो वो 5 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 49 का डी ऑप्शन है। अब हम लोग चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, इस मेहनत के लिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक यहाँ तक भी देख लिए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक सब्सक्राइबर और लेके आइएगा। किसी भी टीचिंग एग्जाम पे आपको मैथ और साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, कहीं से फ्री में पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है ना, चलिए ये एक अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा पढ़िए। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 3 से विभाज्य प्राप्त संख्या का प्रायिकता बताओ। कोई पासा अगर आप फेंकते हो तो टोटल पॉसिबिलिटी होती है 6 बार आने की, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। ठीक है, टोटल 6 ही आ सकते हैं इसमें।